नमस्कार दोस्तों, मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपसे जुड़ी उन तमाम सूचनाओं, हलचलों और खबरों के साथ जो आपके लिए फायदेमंद है। बात कृषि की हो, आपके गांव की हो, सरकार की या फिर आपके सेहत से जुड़ी हुई, हम हर मुद्दे से जुड़ी हुई जानकारी आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, आइए करते हैं शुरुआत। आज हम बात करेंगे पंजाब में बासमती चावल के उत्पादन की, जानेंगे जीएसटी के दायरे में आने वाली खाद्य पदार्थों के बारे में, बताएंगे एचपीएमसी की एक अच्छी पहल क्या है, समझेंगे गेहूं की फसल में लगने वाली पीला भूरा रतवा जैसी बीमारी को। दिल्ली के प्रगति मैदान में 5, 6 और 7 अगस्त को इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर 2016 का आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेश के फुटवेयर इंडस्ट्री के तमाम दिग्गजों ने हिस्सा लिया और इस फेयर का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO अगस्त महीने में 3 फेयर ऑर्गेनाइज करवा रही है, जिसमें सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर 2016, दिल्ली बुक फेयर 2016 और स्टेशनरी फेयर एंड कॉर्पोरेट गिफ्ट फेयर 2016 शामिल है। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर 2016 का आयोजन 5, 6 और 7 अगस्त को हुआ, जिसमें फुटवेयर, मटेरियल, मशीनरी, कंपोनेंट्स और केमिकल्स जैसे प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन हुआ। इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए ITPO ने 3 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था। I consciously agreed to come to this exhibition and footwear fair for the second year in a row for one reason, that this is one industry in India which has a huge level of confidence, and as was pointed out just now, in its growth potential, virtually sky's the limit. These days I have an experience of various sectors of the economy, industry coming and meeting me, and they put forward their problems. One of the very few meetings I remember was with this section when they met me a little over a year ago. They had very few demands, but they were full of confidence, and they felt that we have the potential, particularly as far as the non-leather footwear is concerned, to become a world beater. They were very proudly comparing their costings with other low-cost economies like China, and given some backing by the state, it was quite obvious that this is one industry in India where we are capable of finding our core competence. पंजाब में बासमती चावल का उत्पादन 30% तक घट सकता है। राज्य में मौजूदा खरीफ सत्र में बासमती का रकबा करीब 5 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 35% कम है। पंजाब में बासमती चावल का उत्पादन इस वर्ष घट सकता है। पंजाब के कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में बासमती चावल का रकबा 2015-16 में 7.63 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान है, जबकि ये रकबा साल 2014-15 में 8.62 लाख हेक्टेयर रहा था। उत्पादकों को कम कीमत मिलना ही इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। चावल निर्यातकों ने किसानों की खराब स्थिति तथा बासमती के अंतर्गत रकबे में कमी के लिए राज्य सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। पंजाब राइस मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के निदेशक अशोक साठी ने कहा कि पंजाब में बासमती फसल का रकबा इस मौसम में 25 से 30% तक कम होगा। पंजाब में मौजूदा खरीफ सत्र में बासमती का रकबा करीब 5 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 35% कम है। अनेक राज्यों में सूखे के चलते फसल वर्ष 2015 और 16 में दालों का उत्पादन 4% घटकर 1.647 करोड़ टन रह गया है।
हालांकि गेहूं की बम्पर फसल के चलते देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 25.222 करोड़ टन हो गया है। वर्ष 2015 और 16 के लिए खाद्यान्न उत्पाद के चौथे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। इनके अनुसार भारत का खाद्यान्न उत्पादन साल 2014-15 फसल वर्ष में 25.20 करोड़ टन रहा था। फसल वर्ष 2015-16 में जहां चावल, मोटे अनाज और दालों का उत्पादन घटा, वहीं चावल के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। मई में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान में दलहनों का उत्पादन 1.70 करोड़ टन अनुमानित था, जिसे घटाकर 1.64 करोड़ टन किया गया है। इससे पहले 2014-15 फसल वर्ष में दालों का उत्पादन 1.71 करोड़ टन रहा था। दलहनों के कम उत्पादन के कारण बीते 2 फसल वर्षों में इसकी खुदरा कीमतों में उछाल आया है। 2013 और 14 फसल वर्ष में दालों का उत्पादन 1.92 करोड़ टन रहा था। आंकड़ों के अनुसार चावल उत्पादन 2015-16 फसल वर्ष में घटकर 10.43 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो कि पहले फसल वर्ष में 10.54 करोड़ टन रहा था। तीसरे अग्रिम अनुमानों में चावल उत्पादन 10.33 करोड़ टन रहने का अनुमान लगाया गया था। इसी तरह मोटे अनाज का उत्पादन 2015-16 में घटकर 3.79 करोड़ टन रहा, जो कि पूर्व फसल वर्ष में 4.28 करोड़ टन रहा था। कम बारिश और जल भंडारों में कमी के बावजूद चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन पहले वर्ष की तुलना में ज्यादा रहा है। कम चीनी उत्पादन व निर्यात को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने मौजूदा 2015 और 16 सत्र में चीनी मिलों के लिए उत्पादन सब्सिडी की गणना के नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है। CCEA ने कम गन्ना पेराई, चीनी उत्पाद और निर्यात को ध्यान में रखते हुए 2015 और 16 सत्र में चीनी मिलों को उत्पादन सब्सिडी तय करने के लिए संशोधित फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है। CCEA के अधिकारियों का कहना है कि ये निर्णय महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखे के कारण गन्ने की पेराई, चीनी उत्पादन और निर्यात पर प्रभाव के मद्देनजर किया गया है। संशोधित फॉर्मूले के तहत मिलों को दी जाने वाली सब्सिडी पहले के अनुमानित 1147.5 करोड़ रुपए की तुलना में 600 करोड़ रुपए के लगभग रहेगी। देश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। चावल, दाल, चीनी जैसी आवश्यक खाने वाली चीजें सेवा कर के दायरे में नहीं आएंगी। जी हां, खाद्य वस्तुओं को GST से बाहर रखा गया है। चावल, दाल, चीनी जैसी आवश्यक खाने वाली चीजें सेवा कर के दायरे में नहीं आएंगी, लेकिन इन चीजों के इस्तेमाल से बने खाने की अन्य चीजों पर GST लागू होगा। GST के अमल में आने के बाद कई खाद्य पदार्थ महंगे भी हो जाएंगे, क्योंकि अधिकतर खाद्य पदार्थों पर अभी 5 से 8% का वैट लगता है। GST लागू होने के बाद उन चीजों पर 18% या इससे अधिक टैक्स लगने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के मुताबिक 15% ऐसी चीजें हैं जिन पर सिर्फ वैट लगता है, और ये सारी चीजें GST लागू होने के बाद महंगी हो सकती हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे गेहूं की फसल में लगने वाली पीला भूरा रतवा बीमारी के बारे में। 21वीं सदी में होने वाली एक ही खेत में 2 फसलों को बोने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इससे किसानों को फायदा भी हो रहा है, इसलिए किसानों की इसमें रुचि बढ़ रही है। इसके तहत किसान अन्य फसलों के साथ साथ अनार की खेती करने की तैयारी भी कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। किसानों को राहत देने के लिए शासन ने जो प्याज खरीदी थी वो अब सड़ने लगी है। 7 दिनों में ही 22 लाख की प्याज सड़ चुकी है। हालांकि अच्छी किस्म की प्याज अभी भी बची हुई है। किसानों को राहत देने के लिए शासन ने जो प्याज खरीदी थी वो अब सड़ने लगी है। अगर कोई व्यापारी थोक में प्याज खरीदता है तो 2 रुपए किलो भाव रहेंगे, जबकि उचित मूल्य की दुकान पर 3 रुपए और सरकारी संस्थाओं को 4 रुपए किलो में प्याज बेची जाएगी। जिले में वेयरहाउस के गोदामों में हजारों क्विंटल प्याज भरी पड़ी है। प्याज की सुरक्षा न हो पाने की वजह से ये सड़ने लगी है। प्याज बेचने के लिए जिला स्तर पर ही 5 विभागों की एक समिति बनाई गई है। समिति व्यापारियों से संपर्क कर रही है।
पर कोई बड़ा खरीदार नहीं मिल रहा। 7 दिन में 450 क्विंटल प्याज बिकी है। जुलाई के आखिरी सप्ताह यानी 25 जुलाई से 31 जुलाई के दौरान ग्वार गम उत्पाद यानी ग्वार गम पाउडर, स्प्लिट और मील के निर्यात में 33.65% की गिरावट के साथ ग्वार गम उत्पादों का कुल निर्यात 4,664 टन रह गया है, जबकि इससे पहले सप्ताह में निर्यात 7,029 टन का था। जुलाई के आखिर सप्ताह 25 जुलाई से 31 जुलाई के दौरान ग्वार गम उत्पादों के निर्यात में 33.65% की गिरावट के साथ ग्वार गम उत्पादों का कुल निर्यात 4,664 टन रहा, जबकि इसके पहले निर्यात 7,029 टन का हुआ था। इस दौरान जहां ग्वार गम मिलों के निर्यात में 31.59% की कमी आई, वहीं ग्वार स्प्लिट के निर्यात में 72.5% और ग्वार गम पाउडर के निर्यात में 23.46% की कमी आई है। इस दौरान 3,402 टन ग्वार गम पाउडर का निर्यात हुआ, जिसका औसत मूल्य $1,278.32 प्रति टन। ग्वार स्प्लिट का निर्यात 220 टन का हुआ था। इसका निर्यात औसतन $1,007.18 प्रति टन रहा। ग्वार सीड का निर्यात इस दौरान $531.19 प्रति टन की दर से हुआ है। 21वीं सदी में होने वाली एक ही खेत में 2 फसलों को बोने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इससे किसानों को फायदा भी हो रहा है, इसलिए किसानों की इसमें रुचि बढ़ रही है। इसके तहत किसान अन्य फसलों के साथ साथ अनार की खेती करने की तैयारी भी कर रहे हैं। हिमाचल कृषि बागवानी प्रधान प्रदेश है, जिसमें अधिकतर लोगों का व्यवसाय कृषि बागवानी पर ही निर्भर है। यहाँ पर कई प्रकार की खेती बाड़ी की जाती है। अगर किसान खरीफ की फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में दूसरी फसलें भी उगाएं, तो जमीन की उर्वरा शक्ति बेहतर रहती है। इससे ज्यादा आमदनी भी होगी। कृषि वैज्ञानिक किसानों को मल्टी क्रॉपिंग यानी एक साथ 2 या इससे अधिक फसलें उगाने की सलाह दे रहे हैं। इस कवायद का उद्देश्य परंपरागत खेती को बढ़ावा देना और जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश के बागवान अब अनार की व्यावसायिक खेती की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। इस समय प्रदेश के कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले में 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में अनार की विभिन्न किस्मों की व्यावसायिक खेती की जा रही है और 800 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। ये एक एरिड जोन क्रॉप है, जिसके लिए कुल्लू घाटी सहित कई क्षेत्र जहां बारिश कम होती है उपयुक्त पाए जाते हैं। किसानों की समस्याएं कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। बार बार बारिश और बदलते मौसम के चलते इस बार मिर्च उगाने वाले किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। भारी मात्रा में मक्खी, मच्छर और नमी के चलते फंगस ने किसानों की सारी मेहनत को चौपट कर दिया। कुछ दिनों से लगातार बेमौसम बारिश एवं मौसम के बदलने से मक्खी एवं मच्छरों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जो मिर्च की फसल को खराब कर रहे हैं। किसान बार बार कृषि एवं बागवानी अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा उन्हें नहीं मिल रहा। किसानों का कहना है कि फसल की पैदावार इस बार बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से किसानों का ध्यान अब मिर्च की खेती की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन मिर्च की खेती से भी किसान खुश नहीं है। मिर्च की खेती भी अब रोगों के चपेट में आ गई है। किसान कई वर्षों से मिर्च की खेती कर रहे हैं, लेकिन इस बार मिर्च की खेती में रोग लगने से किसान काफी परेशान है। किसानों ने मांग की है कि सरकार की तरफ से इस रोग को दूर करने के लिए कृषि वैज्ञानिक की टीम भेजी जाए, ताकि वो इस रोग में काबू पा सके और किसानों को इस परेशानी से निजात मिल सके। वैश्विक तेल बाजार में नरमी और डॉलर रुपया विनिमय दर में नए संतुलन के बीच पेट्रोल के दाम में 1.42 रुपए लीटर और डीजल के दाम में 2.01 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। देश की सबसे बड़ी खुदरा ईंधन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा है कि पेट्रोल का दाम 61.02 रुपए लीटर होगा। अभी ये 62.51 रुपए लीटर है। इस तरह डीजल 52.27 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा, जो फिलहाल 54.28 रुपए लीटर है। इससे पहले 16 जुलाई को पेट्रोल की कीमत में 2.25 रुपए लीटर की कटौती की गई थी।
तब डीजल के दाम में 0.42 रुपए लीटर की कमी की गई थी। इससे पहले 1 जुलाई को पेट्रोल 79 पैसे तथा डीजल 49 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ था। आईओसी ने एक बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के मौजूदा स्तर तथा रुपया डॉलर विनिमय दर को देखते हुए दोनों ईंधन के दाम में कटौती की गई है। गेहूं की नई किस्म की फसल में अब पीला भूरा रतवा जैसी बीमारी नहीं लगेगी। वैज्ञानिक पिछले 3 साल से इन बीमारियों का तोड़ ढूंढने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक गेहूं की ऐसी किस्म इजाद करने में जुटे हैं जिनमें इन बीमारियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। गेहूं में पीला रतुआ, भूरा रतुआ और करनाल बंट नामक बीमारियां किसानों के लिए नुकसानदायक और वैज्ञानिकों के लिए चैलेंज बनी हुई हैं। हिसार में 21 से 24 अगस्त तक आयोजित होने वाली ऑल इंडिया व्हीट एंड बार्ले रिसर्च वर्कर मीट में इस वैरायटी को प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पर वैज्ञानिकों की टीम ने इसे आइडेंटिफाई कर दिया, तो फिर नवंबर में इसके रिलीज होने की उम्मीद है। मॉलिक्यूलर मार्कर्स असिस्टेंट ब्रीडिंग सिस्टम से पीला रतुआ, भूरा रतुआ, करनाल बंट जैसी बीमारियों के मद्देनजर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली गेहूं की किस्म तैयार की जा रही है। ये वैरायटी नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन, सेंट्रल प्लेन के लिए उपयोगी रहेगी। देश में गेहूं से धान का उत्पादन अधिक है। जहां गेहूं की पैदावार 94.04 टन रही है, वहीं धान की पैदावार 100 मिलियन टन से अधिक हुई है। तो दोस्तों यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे जीएसटी बिल के लागू होने से कई अच्छे और बुरे नतीजों के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत श्योपुर जिले में बागवानी के अंतर्गत 4 फसलें अधिसूचित की गई हैं, जिनमें हरी मिर्च, प्याज, टमाटर एवं बैगन की फसल शामिल है। इन फसलों के बीमे पर कृषकों को 5% राशि प्रीमियम के रूप में जमा करनी होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। एक देश एक टैक्स के रूप में जीएसटी बिल के लागू होने से कई अच्छे और बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। देश भर में एक जैसा कर लागू होने से देशी व मल्टीनेशनल कंपनियों को कागजी उलझनों से छुट्टी मिल जाएगी। इससे देश प्रदेश सहित निमाड़ का कपास कारोबार भी अछूता नहीं होगा। इसका असर ये होगा कि कपास के भाव 10% गिर जाएंगे। निमाड़ में कॉटन कारोबार पर 5% और उसके बाहर 7% टैक्स लग रहा है। बिल लागू होने के बाद टैक्स बढ़ाकर 18% हो जाएगा। जीएसटी बिल लागू होने से कारोबारियों को सालाना 132 करोड़ से ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। इसका असर ये होगा कि कपास के भाव 10% गिर जाएंगे। यदि 5,000 रुपए क्विंटल कपास के भाव है तो 400 से 500 रुपए का नुकसान हो सकता है। फिलहाल मध्य प्रदेश में कॉटन कारोबार पर 5% और उसके बाहर 7% टैक्स लग रहा है। बिल लागू होने के बाद टैक्स बढ़ाकर 18% हो जाएगा। देश में सालाना 3.5 करोड़ रुपए की गांठ का कारोबार होता है। टैक्स बढ़ने से 12,600 रुपए का नुकसान होगा। मध्य प्रदेश में 20 लाख और निमाड़ में 6 लाख रुई की गांठों का कारोबार होता है। अभी 20,000 रुपए में एक गांठ तैयार हो रही है। वर्तमान में 1,400 रुपए टैक्स लगते हैं। ये बढ़कर 3,600 रुपए के आसपास हो जाएगा। सेब बागवानों को राहत पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश में HPMC ने एक अच्छी पहल की है। जी हां, हिमाचल के मंडी जिले में सेब खरीद के लिए HPMC ने 12 खरीद केंद्र खोल दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सेब खरीद के लिए HPMC ने भी द्वार खोल दिए हैं। HPMC ने बागवानों का सेब खरीदने के लिए 12 खरीद केंद्र खोले हैं। 6 रुपए 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से HPMC बागवानों का सेब खरीद रहा है। 1 अगस्त से बागवानों का सेब HPMC के खरीद केंद्रों में पहुंचना शुरू हो गया है और कुछ खरीद केंद्र 15 अगस्त से काम करना शुरू करेंगे। जिला मंडी में बक्स्याड़, चौड़ी, निहरी, चरखड़ी, चिंडी, सेरी, महासुधार, छतरी, नगवाई, थाची, चैल चौक और जरोल केंद्र सेब खरीद करने के लिए खोल दिए गए हैं।
अब जल्द ही बैंक लोगों को बचत खाते में पैसा डालने के लिए किसी भी बैंक के एटीएम में डिपॉजिट करने की सुविधा देने जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 बैंकों के एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। अब जल्द ही बैंक लोगों को बचत खाते में पैसा डालने के लिए किसी भी बैंक के एटीएम में डिपॉजिट करने की सुविधा देने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 बैंकों के एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए जिन 3 बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक शामिल है। पायलट प्रोजेक्ट्स को देश भर में पेमेंट फैसिलिटी देने वाला अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन NPCI अगले 2 से 3 महीनों में पूरा करेगा। जानकारों का मानना है कि इसको फुल स्केल पर लागू करने से बैंकों के लिए ब्रांच डुप्लीकेशन की दिक्कतें कम हो जाएंगी और कॉस्ट की बहुत बचत होगी। जवाहरलाल नेहरू और राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के लिए मॉडल एक्ट बनाया जाएगा। इसके साथ ही PPP मोड में खुलने वाले कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश आदि के लिए नीति भी बनाई जाएगी। जवाहरलाल नेहरू और राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के लिए मॉडल एक्ट बनाया जाएगा। साथ ही किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने शिक्षण व्यवस्था में आज के संदर्भ में और अधिक गुणवत्ता लाने पर जोर दिया है। इसके साथ ही PPP मोड में खुलने वाले कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश आदि के लिए नीति बनाई जाएगी। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि कृषि विश्वविद्यालयों को आपसी तालमेल और समन्वय से काम करने की जरूरत है। साथ ही किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन निरीक्षण व्यवस्था में आज के संदर्भ में और अधिक गुणवत्ता लाने पर जोर दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में मॉडल एक्ट लागू करने के लिए पंतनगर और तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालयों में लागू एक्ट का अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत श्योपुर जिले में बागवानी के अंतर्गत 4 फसलें अधिसूचित की गई हैं, जिनमें हरी मिर्च, प्याज, टमाटर एवं बैंगन की फसल शामिल है। इन फसलों के बीमे पर कृषकों को 5% राशि प्रीमियम के रूप में जमा करनी होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत श्योपुर जिले में बागवानी अंतर्गत 4 फसलें अधिसूचित की गई हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हरी मिर्च, प्याज, टमाटर के लिए 68,150 रुपए तथा बैंगन के लिए 63,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मूल की फसलें आंकलित की गई हैं। ये बीमा खरीफ फसल के लिए होगा तथा बीमा अवधि 16 जुलाई से 15 नवंबर तक रहेगा। इस अवधि में कोई भी जोखिम होने पर बीमित राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए 5% प्रीमियम राशि जमा करनी होगी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के किसानों ने 47,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे में बोवनी कर दी है। बोवनी जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में ही पूरी हो गई थी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 47,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे में दालों की फसलें पैदा करने के लिए बोवनी शुरू कर दी गई है। दालों की फसल इस साल बेहतर बोई गई है। जिले में अरहर, ग्वार, मूंग और उड़द की बोवनी 47,200 हेक्टेयर में की गई है। साथ ही बारिश भी समय पर हो गई है। इससे उम्मीद है कि दालों का उत्पादन जिले में बेहतर होगा, जिसका निर्यात भी किया जा सकता है। जिले में अरहर, ग्वार, मूंग और उड़द का उत्पादन 8,44,000 क्विंटल से अधिक होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि पिछले साल 27,000 हेक्टेयर में बोवनी हुई थी। इस बार 20,000 हेक्टेयर में दलहन फसलों की बोवनी अधिक हुई है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।